तो ये कहानी है एक यंग एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन विंसेंट डेल टोरो की, जो कि हिस्सा होता है जनरेशन वॉल्फ का। इसका मतलब एक जनरेशन ऐसे लोगों का जिनके ड्रीम्स उनके डर से भी कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। इन्हें अपने गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सही या गलत कुछ भी। पर यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि गलत रास्ते पर चलकर कभी भी सफलता को हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस मूवी के थ्रू एक यंग एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और उतार चढ़ाव को बखूबी दिखाया गया है, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो एक राइट वे में इंस्पिरेशन ले सकती है। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया के किसी बीच में विंसेंट एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम ल्यूक होता है। उनकी ये मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग होती है। विंसेंट उससे अपनी कारों के लाइसेंस के बारे में पूछता है, पर ल्यूक उसे कुछ स्पष्ट जवाब नहीं देता। पर जैसे ही विंसेंट उसे कुछ पैसे देता है, ल्यूक कहता है, हाँ अब तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। क्योंकि विंसेंट एक बिजनेसमैन होता है जो कि कैलिफोर्निया में ही डेल टोरो ग्रीन मोटर्स नाम की खुद की एक कंपनी चलाता है, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन्स वाली कारों को सेल करती है, जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आखिर वो एक स्मार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है, वो जानता है कि किसके साथ किस तरह डील करना है। विंसेंट ल्यूक से मिलने के बाद सीधा अपने फार्म हाउस जाता है, जहाँ पर वो कबाड़ बन चुकी एक कार को बिल्कुल नई जैसी बनवाता है, ताकि वो उसे अपने क्लाइंट को सेल कर सके। कार तैयार होने के बाद वो उसी क्लाइंट से मिलता है जिसने उस कार का ऑर्डर दिया था। विंसेंट क्लाइंट को वही कार दिखाता है और कहता है कि आपकी कार पूरी तरह तैयार है, बस इसका लाइसेंस आना अभी बाकी है। तभी उसकी कंपनी से उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कुछ लोग उसकी गाड़ियां जब्त कर रहे होते हैं। विंसेंट फौरन वहां पहुंचता है। विंसेंट उनसे पूछता है, तुम लोग मेरी गाड़ियां जब्त कर रहे हो, पर किस लिए? वो लोग कहते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रिक इंजन्स गैर कानूनी हैं और तुम्हें ऐसी गाड़ियां बनाने की परमिशन नहीं है। विंसेंट कुछ परेशान सा हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, मुझे बस 15 मिनट दीजिए, मैं गाड़ी से मोटर निकाल लेता हूँ। वो लोग उसे ऐसा नहीं करने देते और कहते हैं, इसके लिए तुम्हें हमारे ऑफिस आकर एक एप्लीकेशन लेटर देना होगा। मंजूरी मिलने के बाद ही तुम इनसे कोई भी पार्ट निकाल सकते हो। विंसेंट के चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ दिखाई देती है, पर वो सब्र से काम लेता है। और यही तो पहचान होती है एक कामयाब इंसान की। वो प्रॉब्लम्स से घबराते नहीं, बल्कि पेशेंस के साथ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं। विंसेंट अपनी एक पुरानी दोस्त वैलरी से मिलने डेट्रॉइट जाता है, इस आस में कि शायद वो उसकी मदद करेगी। विंसेंट वैलरी से उसका हालचाल पूछता है। वैलरी कहती है, मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? विंसेंट कहता है, मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में आया हूँ, अपनी मोटर्स और कुछ दूसरी चीज़ों से परेशान हूँ। वैलरी कहती है, ओह, तो तुम यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में आए हो। अब मैं समझी कि तुम 1 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हो। और वैलरी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, पर वो गाड़ी रिवर्स करने के बजाय गाड़ी विंसेंट पर ही चढ़ा देती है। वैलरी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? विंसेंट कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, पिताजी मकान हार गए। विंसेंट अपने मिशिगन वाले घर की बात कर रहा होता है, जहाँ उसके डैड रहते हैं। दरअसल विंसेंट ने उसी घर को गिरवी रखकर अपनी कंपनी के लिए लोन लिया था। ये सब सुनकर वैलरी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। विंसेंट कहता है, बैंक सब कुछ ले ले, उससे पहले मेरे पास 45 दिन है, तो मैं वो गाड़ियाँ बेच दूंगा। वैलरी कहती है, ठीक है, तो तुम्हें 5 मोटर्स की ज़रूरत है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड है। विंसेंट कहता है, मैं कंगाल हो चुका हूँ वैलरी। वैलरी कहती है, यहाँ से तुम्हें क्रेडिट नहीं मिल सकता, ये तो तुम जानते हो ना। विंसेंट कहता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया, अब मुझे चलना चाहिए। वैलरी पूछती है, तुम्हारे डैड कैसे हैं? विंसेंट कहता है, हाँ वो ठीक हैं, तुम्हें याद करते हैं। खैर, मिलकर अच्छा लगा वैलरी। ये कहकर विंसेंट वहाँ से जाने लगता है। वैलरी कहती है, रुको, रमक्रॉफ्ट अभी 6 हफ्तों के लिए छुट्टी पर है, मैं तुम्हारी मदद अभी कर सकती हूँ अगर तुम इसके पैसे मुझे देने का वादा करो, वो भी रमक्रॉफ्ट के आने से पहले। विंसेंट कहता है, ठीक है, मैं वापस कर दूंगा, पता था तुम जरूर मदद करोगी, शुक्रिया। वो कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, तुम्हारे डैड के लिए कर रही हूँ। विंसेंट कहता है, फिर भी शुक्रिया। विंसेंट अपने डैड के पास मिशिगन आ जाता है ताकि वो इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता खोज सके। अगली सुबह वो अपने डैड के साथ उनके गैराज में जाता है। विंसेंट के डैड उसे एक कार देते हैं, जो चालू कंडीशन में तो होती है, पर उतनी नहीं। विंसेंट उसे ठीक कर रहा होता है, उसी दौरान उसकी मुलाकात विल से होती है। विल उसे घूमने चलने के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है, इसी बहाने कुछ मस्ती भी हो जाएगी और काम की बातें भी। विंसेंट विल को मना करते हुए कहता है, सॉरी, पर मुझे डेट्रॉइट में कुछ इन्वेस्टर्स से मिलना है। बिल कहता है, ओके, कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम मीटिंग खत्म होने के बाद आ जाओ, फिर मिलते हैं। इसके बाद विंसेंट डेट्रॉइट जाता है, जहां पर वो कुछ कंपनी ओनर्स से अपनी इलेक्ट्रिक इंजन्स वाली कारों के कॉन्सेप्ट पर इन्वेस्ट करने को कहता है, पर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। विंसेंट परेशान होकर घर वापस लौटता है। उसके डैड उससे पूछते हैं, तो आज का दिन कैसा रहा? विंसेंट अपने चेहरे की मायूसी छुपाते हुए कहता है, अच्छा रहा डैड।
उसके डैड उसे बॉलिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स देखने को चलने को कहते हैं। विंसेंट उनसे कहता है, नहीं डैड, आप जाइए, मैं थोड़ा थक गया हूँ। विंसेंट अपने डैड के जाने के बाद बिल से मिलने जाता है। दोनों के बीच अपने अपने कामों को लेकर कुछ बातचीत होती है। बिल विंसेंट से पार्टी करने को कहता है, पर विंसेंट अपना कीमती समय गैर ज़रूरी कामों को करने में बर्बाद नहीं करता। वो बिल से मिलने भी बस इसलिए आया होता है ताकि वो उसे अपना बिजनेस प्लान सुनाकर उससे इन्वेस्ट करा सके। बिल कहता है, सुनो विंसेंट, अभी मेरा इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है। तुम मुझे अपने दोस्तों से बात करने दो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। विंसेंट वहाँ से जाने लगता है। तभी बिल उसे रोकता है और कहता है, रुको विंसेंट, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और बस यही एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से विंसेंट अपने मकसद से भटकने लगता है। दरअसल बिल अपने घर के नीचे तलघरे में गांजे की खेती करता है। विंसेंट घर लौटकर इस बारे में काफ़ी सोचता है। उसे इसके अलावा जल्दी से पैसा कमाने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आता और वो ये सब करने के लिए राज़ी हो जाता है। अगली सुबह विंसेंट और विल विंसेंट के डैड के फार्म हाउस जाते हैं, जो काफ़ी सालों से वीरान पड़ा होता है। वो दोनों सबसे छुपाकर वहाँ गांजा उगाने का प्लान बनाते हैं। विंसेंट कहता है, ये हमारी पहली और आखिरी डील होगी। इसके बाद मैं कैलिफोर्निया वापस चला जाऊंगा। इसके बाद मेरा तुम्हारे बिजनेस से कोई वास्ता नहीं होगा। विंसेंट अपने डैड से ये झूठ बोलकर कि उसे यहाँ पर कुछ क्लाइंट से मिलना है, वो यहाँ पर 3 से 4 हफ्ते और रुकने को कहता है ताकि वो इतने समय में गांजे की फसल तैयार कर सके। इसके बाद विंसेंट और विल इस काम में जोर तोड़ से जुड़ जाते हैं। विल पोलेंस्की नाम के एक आदमी को बुलाता है जो उस जगह पर पावर सप्लाई पहुंचा सके। उन दोनों के अलावा पोलेंस्की ही तीसरा व्यक्ति होता है जिसे उस जगह के बारे में मालूम होता है। विल विंसेंट को फ़ोन करता है। विल एक अयास किस्म का इंसान होता है, वो हमेशा ही पार्टी वगैरह करता रहता है। वहीं विंसेंट एक बिजनेसमैन होता है, उसे फालतू अपना समय गंवाना अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह विंसेंट पोलेंस्की को उसके काम का बाकी पैसा देता है और पौधे उगाने के काम में लग जाता है। देखते ही देखते पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। विंसेंट देखता है कि वहाँ की लाइट फ्लक्चुएट हो रही होती है। तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि वहाँ पुलिस नहीं बल्कि विल होता है। विंसेंट विल को बताता है कि यहाँ पावर ठीक नहीं है, ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खो देंगे, हमें एक जनरेटर की ज़रूरत है। इसके बाद विंसेंट और विल जनरेटर लेने पोलेंस्की के घर जाते हैं। वो दोनों पोलेंस्की से बिना पूछे ही जनरेटर निकालकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। तभी वहाँ पोलेंस्की आ जाता है। वो कहता है, हे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो, मेरा सामान क्यों ले जा रहे हो, वापस रखो उसे। विल कहता है, इसे मैं देखता हूँ। विल उसे एक घूंसा मार देता है। पोलेंस्की नीचे गिर जाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंसेंट विल की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ रहता है। विल कहता है, ओ छोड़ो भी, हम दोनों दोस्त हैं, हम एक बेवकूफ़ इलेक्ट्रीशियन की वजह से भला क्यों लड़ें। विंसेंट जनरेटर को फिट करके अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात वैलरी से होती है। वैलरी कहती है, मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, देखो सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो पैसे थे मोटर्स के लिए, रमक्रॉफ्ट ने प्लान बदल दिया है। अब वो 2 दिन में वापस आ रहा है, तो अब या तो तुम्हें पूरा पैसा देना होगा या फिर मुझे डील कैंसिल करनी पड़ेगी। विंसेंट कहता है, अगर अगली बार मेरे लिए कोई बुरी खबर हो तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। विंसेंट पैसे लेने अंदर जाता है। वैलरी उसके आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। विंसेंट विल से मिलने उसके घर जाता है। वो उससे कुछ पैसे मांगता है, पर उसके बदले विल उसे हॉट टब में आने को कहता है। अगले दिन जब विंसेंट फार्म हाउस में काम कर रहा होता है, वो वहीं पर अपना वॉलेट भूल जाता है और पैसे लेकर सीधा वैलरी के पास जाता है। विंसेंट उसे पैसे देता है। वैलरी पूछती है, ये पैसे तुम कहाँ से लाए। विंसेंट कहता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से लाया, ये बिजनेस है। वैलरी कहती है, तुम्हारा फ़ोटो आईडी लगेगा पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। विंसेंट अपना जेब चेक करता है। वो कहता है, मैं अपना वॉलेट भूल गया। वैलरी कहती है, नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। विंसेंट वहाँ से सीधा फार्म हाउस जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि उस जगह पर पुलिस आई हुई होती है। विंसेंट घबरा जाता है, पर वो फिर भी वहाँ पर जाता है क्योंकि उसका वॉलेट वहीं पर होता है। विंसेंट जल्दबाजी में अपना वॉलेट ढूंढता है। वॉलेट ना मिलने पर वो सीधा विल के पास जाता है। विंसेंट कहता है, देखो विल, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। विल पहले से ही सब कुछ देख रहा होता है। विल कहता है, पोलेंस्की ने हमारा राज खोल दिया, हम बर्बाद हो गए। उन दोनों में थोड़ी बहस होती है। तभी विल के बॉस का फ़ोन आता है। विल विंसेंट की गाड़ी की चाबी मांगता है और कहता है, इस मामले को मैं देखता हूँ, तुम यहीं रहना। विल ये सोचकर कि ये सब कुछ पोलेंस्की ने किया है, वो उसके घर जाता है और बंदूक की नोक पर पोलेंस्की को उनके बॉस के पास लेकर जाने लगता है। पर जैसे तैसे पोलेंस्की उससे बच निकलता है। इसी कोशिश में पोलेंस्की के हाथ में गोली लग जाती है, जिससे उसके खून के निशान गाड़ी की कांच पर आ जाते हैं। इधर विंसेंट विल के घर में ही होता है। तभी उसे विल का कॉल आता है। विल कहता है, अरे यार, तुम्हारी कार खराब हो गई है, मुझे आकर ले जाओ। उसी वक्त वहाँ पर विल का बॉस और कुछ लोग विल को ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। विंसेंट उन लोगों से बचकर किसी तरह सीधा विल के पास पहुँचता है। वहाँ वो अपनी गाड़ी ठीक करता है। दोनों में कुछ बहस होती है। विंसेंट अपनी गाड़ी की कांच में खून के निशान देखता है। इससे पहले कि वो विल से कुछ कह पाता,
बिल वहाँ से चला जाता है। विंसेंट समझदारी दिखाते हुए गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल कर रख लेता है। विंसेंट वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पीछे पुलिस लग जाती है। वो पुलिस से बचकर एक जगह पहुँचता है जहाँ वो अपनी कार से खून के निशान मिटाता है और अपनी कार को डिस्पोजल करके कबाड़ में फेंक देता है। तभी वहाँ विल आ जाता है। विंसेंट कहता है, तुमने मेरी गाड़ी के साथ जो किया उसके बाद से हमारा सौदा कैंसिल, तुम जाओ यहाँ से। विल कहता है, हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, पर अब कोई मुसीबत आए तो मेरे पास मत आना। विंसेंट कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब निकलो यहाँ से। विंसेंट पैदल ही सीधा अपने घर जाता है, जहाँ उसके डैड उससे पूछते हैं, ये बताओ मेरी गाड़ी कहाँ है। विंसेंट कहता है, हम अंदर चलकर बात करें। उसके डैड गुस्से से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। विंसेंट के डैड उसे समझाते हैं कि ये घर, ये बिजनेस वक्त के साथ तुम कभी भी वापस पा सकते हो, लेकिन इज्जत वापस नहीं आती। विंसेंट कहता है, मैं जा रहा हूँ। उसके डैड पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम। विंसेंट कहता है, अपना सामान पैक करने। आते वक्त मैंने कुछ सबूत छोड़ दिए थे जिससे पुलिस ये ना समझे कि आप भी हमारे साथ मिले हुए हो। उसके डैड उसका वॉलेट दिखाते हुए कहते हैं, इसी सबूत की बात कर रहे हो ना तुम, अच्छा होता मैं इसे वहीं छोड़ाता। तुम जैसे लोगों की मंजिल जेल ही होती है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। विंसेंट बहुत परेशानी में होता है। वो सोचता है, ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर अब इस सब से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगली सुबह विल उससे मिलने आता है। वो कहता है, विंसेंट प्लीज़ मेरी मदद करो, बॉस ने मेरा सब कुछ छीन लिया, घर, गाड़ी, लड़कियाँ। तुम चाहो तो हम फिर से ये काम शुरू कर सकते हैं। विंसेंट कहता है, चुप रहो तुम, मैं फिर से इस सब में नहीं पड़ना चाहता, मेरा अब तुमसे और इस सब से कोई वास्ता नहीं। विल कहता है, प्लीज़ विंसेंट, एक बार मेरी मदद कर दो, फिर सारा हिसाब बराबर हो जाएगा, मुझे बस एक घर दिला दो। विंसेंट कहता है, ओके ठीक है, पर आखिरी बार। विंसेंट विल को रेंट पर एक घर दिलवाता है। तभी वैलेरी उसे फ़ोन में मोटर्स वाली डील कंफर्म होने के बारे में बताती है। विंसेंट शाम को अपने घर जाता है, जहां उसके डैड मायूस बैठे होते हैं। विंसेंट उनसे माफ़ी मांगता है। अगले दिन विंसेंट वैलेरी के पास जाता है, जहां वो अपनी मोटर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करता है। वो काफ़ी खुश नज़र आता है। वो वैलेरी को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। दोनों एक दूसरे से बीती बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं। विंसेंट कहता है, छोड़ो बीती बातों को, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। विंसेंट जब मिशिगन वापस आता है तो विल उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। विंसेंट कहता है, तुम्हें पता है तुम एक मुसीबत की तरह हो जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। बिल कहता है, ठीक है, अब कार में बैठो। विंसेंट कहता है, हमने डील की थी। विल कहता है, डील खत्म हो चुकी है विंसेंट, ये सारा किया धरा तुम्हारे डैड का ही है। विंसेंट कहता है, मेरे डैड को बीच में मत घसीटो। विल कहता है, अगर तुम इस सबसे पीछे छुड़ाना चाहते हो तो कार में बैठो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। विल विंसेंट को कबाड़ खाने लेकर जाता है, जहाँ वो उसे एक गड्ढा खोदने को कहता है। विंसेंट देखता है कि गाड़ी की डिक्की में पोलेंस्की की लाश होती है। विंसेंट ये सब करने से इनकार कर देता है, पर विल गन निकालकर गन पॉइंट विंसेंट की तरफ कर देता है। दोनों में झड़प हो जाती है। विंसेंट किसी तरह बिल से गन छीन लेता है, पर बिल दूसरी गन निकालने लगता है, जिससे विंसेंट मजबूरन उस पर गोली चला देता है, जिससे विल मारा जाता है। अब विंसेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस सब से निकलने का एक ही रास्ता होता है, किसी को भी पता चले बगैर उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाना, यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें न ढूंढ पाए। वो दोनों लाशों को लेकर एक वीरान सी जगह जाता है, जहाँ एक गड्ढे में वो दोनों की लाश को डालकर उस गड्ढे को सील कर देता है और उस कार को डिस्पोज करके वहाँ से चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। विंसेंट पुरानी सारी चीज़ों को भुलाकर कैलिफोर्निया चला जाता है और सक्सेसफुली अपना बिजनेस चलाने लगता है। और फाइनली द एंड। पर यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।